हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं सी लैंग्वेज के बारे में, जो आप डॉप कोर्स में सीखते हैं। सी लैंग्वेज क्या होता है? सी लैंग्वेज आपका एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो डेनिस रिची ने 1972 में डेवलप किया था। इसकी हिस्ट्री पर अगर हम बात करें तो सी प्रोग्रामिंग ये लैंग्वेज सीखने में बहुत ही आसान लैंग्वेज है। ये बहुत ही ईजी है सीखना। सी लैंग्वेज में बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, कंप्यूटर ड्राइवर्स, एडिटर, असेंबलर, कंपाइलर। और आप देख रहे हैं, ये आपका साउंड ड्राइवर जो होता है, ब्लूटूथ ड्राइवर होता है, या प्रिंटर का ड्राइवर होता है। ये सभी ड्राइवर हमारे सी लैंग्वेज में डेवलप किए जाते हैं। सी लैंग्वेज हमारा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसकी मदद से हम अपने डिवाइस लेवल सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। सी प्रोग्रामिंग बनाने का जो उद्देश्य है वो पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही था, जिसमें इसका कर्नल डेवलप हुआ था। इसमें भी दिया नहीं गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्नल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलप करने के लिए सी प्रोग्रामिंग का विकास हुआ था, लेकिन आज हम इसे डिवाइस लेवल सॉफ्टवेयर और अन्य कई चीज़ों में करते हैं। आपको शायद नहीं पता हो, जब भी कोई विंडो बनती है, कोई विंडो एक्सपी हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, कोई भी विंडो जब बनती है तो सबसे पहले उसका कर्नल बनता है, और कर्नल हमारा सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। दैट मीन्स आप जो भी विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सी लैंग्वेज का योगदान है। जो कोई सी प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से सीखता है तो उसे ज़्यादातर कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि आप लोग सीखते होंगे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, जो BCA, MCA, BTech, MTech कोर्स करते हैं, वो लोग C++, कोर जावा, एडवांस जावा, पाइथन, HTML, C++, आपका C#, विजुअल बेसिक .NET, जावा स्क्रिप्ट, ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेस सीखने को मिलती हैं। उनमें से ही अगर आपने सी लैंग्वेज सीखी हुई है तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने में हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। कंप्यूटर के या अन्य किसी हार्डवेयर को चलाने के लिए सी लैंग्वेज की ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए सी लैंग्वेज का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा सीखते हैं तो हम सबसे पहले सी लैंग्वेज सीखते हैं, उसके बाद कोई और प्रोग्रामिंग भाषा सीखते हैं। कंप्यूटर के अन्य किसी हार्डवेयर को चलाने के लिए सी लैंग्वेज ज़्यादातर हमें इस्तेमाल करना होता है। ओके, सी प्रोग्रामिंग में ये एक जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है। सी प्रोग्रामिंग है, जो सी प्रोग्रामिंग भाषा है, वो आपकी एक जनरल पर्पस, एक सामान्य उद्देश्य के लिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सी प्रोग्रामिंग हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सी प्रोग्रामिंग के आविष्कार से पहले मार्टिन रिचर्ड ने 1966 में BCPL मतलब बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जन्म हुआ था। दैट मीन्स सी लैंग्वेज से पहले BCPL लैंग्वेज चला करती थी। बाद में केन थॉमसन ने BCPL को और डेवलप करके, मतलब उसमें और थोड़े मॉडिफिकेशन किए, और BCPL के पहले अक्षर का मतलब B लैंग्वेज का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? B लैंग्वेज का। दैट मीन्स C से पहले BCPL से पहले आपका B लैंग्वेज के चलते केन थॉमसन ने बेसिक तरह की यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई। उसके बाद डेनिस रिची, जो सी लैंग्वेज के जन्मदाता माने जाते हैं, जिन्होंने 1972 में बी लैंग्वेज को और डेवलप करके बेल लैबोरेटरी में बैठकर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। दैट मीन्स BCPL, उसके बाद बी लैंग्वेज, उसके बाद सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आपका डेनिस रिची ने डेवलप किया है। सी प्रोग्रामिंग को बनाने के बाद डेनिस रिची और केन थॉमसन ने मिलकर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सी लैंग्वेज में आपके 32 कीवर्ड्स होते हैं, जिसमें आते हैं आपके ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कॉन्सोनेंट, कंटिन्यू, एक्सटर्न, इनम, एल्स, डबल, डू, डिफॉल्ट, फ्लॉट, फोर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, स्टैटिक, साइज ऑफ, साइन, सॉर्ट, रिटर्न, रजिस्टर, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइन, वॉइड, वॉलेटाइल और वाइल। ये आपके 32 कीवर्ड्स हैं। इसके बाद में अगर बात करूं, जो आपका हैज, stdio.h, ये जहां आप यूज करेंगे, आप कोडिंग की बात कर रहे हैं, जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो लाइनें लिखते हैं। उसको हम, जो लाइनों का सेट होता है, जो किसी विशेष टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कोई एक प्लेटफॉर्म उसे समझता है और उसका आउटपुट हमें प्रदान करता है, तो वो हमारा प्रोसेसर, रिटर्न टाइप एंड मेन फंक्शंस के रूप में आता है। जैसे अगर कहीं लिखा है हैज इंक्लूड stdio.h, तो आप उससे समझेंगे कि ये हमारे प्रोसेसर की बात हो रही है। रिटर्न टाइप एंड मेन फंक्शन, रिटर्न टाइप क्या है यहाँ पे? इंट, और मेन क्या है? मेन फंक्शन। फंक्शन की पहचान होती है ये पैरेंथेसिस साथ में दिए होते हैं, जिसे हम बोलते हैं आपका फंक्शन। जहां ये सैंपल आ जाते हैं, जहां ये पैरेंथेसिस आते हैं, उनको हम बोलते हैं यहाँ फंक्शन। ओपनिंग करली ब्रेसेस, ओपनिंग करली ब्रेसेस, जो मजला कोष्टक आपका ओपन होता है, उससे हम ये इंडिकेट करते हैं कि ये प्रोग्राम आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। प्रिंट एफ, हेलो वर्ड जो लिखा हुआ है,
किसी चीज को प्रिंट करने के लिए। ये प्रिंट इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं। रिटर्न जीरो, दैट मीन्स उसको रिटर्न क्या करना है, जीरो। क्लोजिंग करली ब्रेसेस इंडिकेट करता है कि आपका जो महिला कोष्ठक बंद हो रहा है, वो ये इंडिकेट करता है कि आपका प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग में सबसे पहला और आसान प्रोग्राम है। ऊपर दिया हुआ प्रोग्राम 6 भाग में बांटा हुआ है। प्री प्रोसेसर, मैन फंक्शन, आप करली ब्रेसेस से स्टार्टिंग कर रहे हैं, प्रिंट एफ हेलो वर्ड, रिटर्न जीरो, दैट मीन्स प्री प्रोसेसर होगा। उसके बाद मैन फंक्शन होगा, दैट मीन्स पहले हेडर फाइल होंगी, उसके बाद मैन फंक्शन होगा, उसमें करली ब्रेसेस ओपन होगा, लास्ट में करली ब्रेसेस क्लोज होगा, और इन बिटवीन मतलब इसके बीच में आपका कोड लिखा जाता है। प्री प्रोसेसर क्या होता है? प्री प्रोसेसर में सबसे पहले प्री प्रोसेसर हेडर को लिखा जाता है। ये प्री प्रोसेसर अलग अलग काम के लिए विभाजित किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल stdiu.h, ये किस लिए प्रयोग होता है? प्रिंटएफ और स्कैनएफ फंक्शन आते हैं। अब इनके बारे में बताता हूं मैं। ये stdiu.h क्यों लगाते हैं? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड, std स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, H फॉर हेडर फाइल। प्रिंटएफ मीन्स प्रिंट फाइल, स्कैनएफ मीन्स स्कैन फाइल। ये प्रिंट और प्रिंटएफ स्कैनएफ फंक्शन, ये प्रिंटएफ जो यूज होता है वो किसी चीज को प्रिंट करने के लिए। स्कैन जो यूजर से इनपुट लेते हैं, जब यूजर अपनी चॉइस से कोई वैल्यू देता है तो उसे स्कैन की जाती है, उसके बाद हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए प्रिंटएफ स्कैनएफ फंक्शन यूज होते हैं। अगर हम कोई चीज प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटएफ, अगर हम कोई चीज स्कैन करना चाहते हैं, एज अ इनपुट लेना चाहते हैं, यूजर चॉइस से वैल्यू लेना चाहते हैं, तो उसके लिए स्कैनएफ फंक्शन का प्रयोग होता है। conio.h getch फंक्शन आता है। getch, clrs, cr आपके जो फंक्शन होते हैं वो conio.h हेडर फाइल में आते हैं। conio स्टैंड फॉर कंसोल, con स्टैंड फॉर कंसोल, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, H फॉर हेडर फाइल, गेट फॉर गेट और ch मतलब करेक्टर। दैट मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल यूज होती है, वो आपके गेट करेक्टर के लिए, गेट दी करेक्टर फ्रॉम द आउटपुट स्क्रीन। अगर आप आउटपुट स्क्रीन पर करेक्टर को लेना चाहते हैं, उसके लिए हम गेट cs का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही कोनियो के साथ में आपका आता है CLR SCR फंक्शन। CLR SCR फंक्शन जैसे आपका गेट cs फंक्शन है, ऐसे ही एक CLR SCR फंक्शन होता है जो आपके पहले के आउटपुट को आउटपुट स्क्रीन पर क्लियर कर देता है। इंट मेन, यहां पर मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखा जाता है। अगर वो इंटीजर है, दैट मीन्स फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड भी हो सकता है, वो आपका कैरेक्टर भी हो सकता है, वो आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है। मतलब रिटर्न टाइप क्या होगा? इंट का मतलब होता है कोई न्यूमेरिक वैल्यू। अगर फ्लोट होता है इंट की जगह, दैट मीन्स कोई डेसिमल वैल्यू, कोई आपकी पॉइंट में वैल्यू होती है, तो जैसे 3.4, 5.9, जब पॉइंट में वैल्यू होती है तो हम रिटर्न टाइप क्या लिखेंगे? इंट की जगह, इंट की जगह हम लिखेंगे फ्लोट। अगर हम कोई एक कैरेक्टर रिटर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं कैरेक्टर, CHAR। अगर हम कोई एक पूरा सेंटेंस या कोई पूरा वर्ड लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं स्ट्रिंग। दैट मीन्स द रिटर्न टाइप इज मे बी डिफर बट मैन फंक्शन इज दैट विल बी फिक्स। मैन फंक्शन वही रहेगा, आपके वहां पैरेंथेसिस आपके यही रहेंगे, मैन फंक्शन रहेगा, बट रिटर्न टाइप ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मिंग डेटा, अकॉर्डिंग टू आपका प्रोग्राम, आपका यहाँ पे ये रिटर्न टाइप उसी टाइम डिसाइड किया जाता है। पर वॉइड में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती। अगर आप इंट लिखेंगे तो इंट टाइप की रिटर्न होगी, वॉइड लिखेंगे तो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स आपका आउटपुट वहीं पे रहेगा। प्रोग्राम की शुरुआत मैन फंक्शन से ही होती है। यस, ये इंडिकेट करता है कि प्रोग्राम आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं ओपन करली ब्रेसेस। प्रिंटएफ, कोई चीज प्रिंट करने के लिए डबल कोटेशन के अंदर आपके उसके अंदर आपका डेटा रहता है। जी डबल कोमा से क्लोज हो रहा है, डबल कोमा से शुरू हो रहा है, इसके अंदर आपका डेटा रहेगा जो भी आप चीज प्रिंट करना चाहते हैं। एक हम यहाँ प्रोग्राम की पहले बात करते हैं कि हाउ टू रन सी प्रोग्राम। पहले टर्बो सी या C++ डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के लिए मैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा दूंगा। टर्बो C++ को अपने कंपाइलर में इंस्टॉल करें, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद जो एप्लीकेशन से आप रन करेंगे उस एप्लीकेशन को आप ओपन करें। सी हेलो का प्रोग्राम लिखें। प्रोग्राम लिखने के बाद फाइल में जाकर उसे सेव करें, और यहाँ सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज नहीं करते हैं जैसा कि आप अदर एप्लीकेशन में करते हैं। इसके लिए आपको F2 प्रेस करना होता है। फिर इसके खुलने के बाद आप जब भी कोई फाइल लिखेंगे तो उसका जो एक्सटेंशन फाइल का रहेगा वो .c रहेगा। .c मतलब सी प्रोग्रामिंग, और अगर CPP कर देते हैं दैट मीन्स C++ प्रोग्रामिंग। दैट मीन्स अगर आप C++ प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो आप लिखते हैं CPP, अगर आप C लैंग्वेज सीखते हैं तो आप रखते हैं .c। जैसे कि आपका PDF का रहता है .pdf, Adobe PDF जब आप PDF कभी भी कोई सेव करते हैं तो .pdf करके सेव करते हैं। आप जब भी कोई XLS रखते हैं तो दैट मीन्स आप एक्सेल फाइल सेव कर रहे हैं। .txt आपने नोटपैड में पढ़ा होगा। लाइकवाइज आपका यहाँ पे रहता है .c एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल hello.c, हेलो क्या है? प्रोग्राम का नाम। .c फाइल आपका फाइल एक्सटेंशन। सेव करने के बाद उसे F9 से कंपाइल कर लेते हैं।
और कंट्रोल F9 से हम उसे रन चेक कर लेते हैं। अगर प्रोग्राम बिना एरर का होगा तो कंट्रोल F9 से करेंगे। दैट मीन्स सेव करने के बाद अगर Alt+ F9 से अगर आप कंपाइल करते हैं, उसमें ये कंपाइल और रन में फ़र्क होता है। कंपाइल इसलिए करते हैं कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है, त्रुटि है, तो वो वहाँ से हमें पता पड़ जाएगी और हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। Until and unless you will not correct your spelling or mistakes that I have done in that program, that program will not get executed. That means पहले आपको प्रोग्राम कंपाइल करना है, उसमें एरर चेक करना है, उसके बाद उसे रन करना है। रन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उस प्रोग्राम को कंपाइल करके ये ना क्लियर कर ले कि कोई उसमें एरर है या नहीं है। सी प्रोग्राम में दो प्रकार से डेटा टाइप होते हैं, बेसिक डेटा टाइप और ड्राइव डेटा टाइप। आपके बेसिक डेटा टाइप में आते हैं इन कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्ट, यूनियन, इनम्स। ये जो है आपके वो आपके ड्राइव डेटा टाइप में आते हैं, ये आपके बेसिक डेटा टाइप में आते हैं। यस, इंट में अगर बताया जा रहा है कि आपका अगर कंप्यूटर का प्रोसेसर 16 बिट हो तो इंट का साइज 2 बाइट होता है। अगर कंप्यूटर के प्रोसेसर अगर 32 बिट का है तो साइज हमारा 4 बाइट्स का रहता है। अगर कंप्यूटर का प्रोसेसर 64 बिट है तो इंट का साइज हमारा 8 बाइट का रहता है। इस प्रकार से 2, 4, 8 बाइट डिपेंड करते हैं। आप इंटीजर में कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए आप स्कैन जब करते हैं या प्रिंट करते हैं तो %d का इस्तेमाल करते हैं। इंटीजर में हमारी सभी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर रहती हैं। इंट कीवर्ड का प्रयोग करते हैं इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ओके, ये आपके रेंज दे रखी है। अगर 16 बिट है तो उसकी आप रेंज कितनी दे सकते हैं, 32768 से लेके 32767 तक अगर आप लेते हैं दैट मीन्स आप इंट 16 बिट का यूज कर रहे हैं। अगर 32 बिट प्रोसेसर यूज कर रहे हैं दैट मीन्स आप इस रेंज में फिक्स कर सकते हैं। जितना ज्यादा बिट का आपका प्रोसेसर होगा अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं साइज इंक्रीज होता है। ये आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स के साइज दे रखे हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक आप कर सकते हैं। फैमिली की सीरीज को बताने से पहले मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहूँगा कि आप प्रोग्राम हम सी लैंग्वेज भाषा में कैसे करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये आपका टर्बो C++ सॉफ्टवेयर है। आप इसे पहले ओपन करेंगे, ये आपको सिस्टम में अवेलेबल रहेगा। नया प्रोग्राम आपको करना है तो फाइल पर जाएंगे और न्यू पर क्लिक कर देंगे। ओके, ऐसा करने के बाद आप अपना प्रोग्राम यहाँ टाइप करेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ हैज़ इंक्लूड stdio.h, that then again has include conio.h, then void main. I didn't want to return anything. मैं कुछ रिटर्न नहीं करना चाहता इसलिए मैंने void main लिया है और मैं लूँगा कर्ली ब्रेसेस और मैं यहाँ लिखूँगा printf और मैं यहाँ लिखूँगा हेलो भूमिका, हेलो भूमिका कंप्यूटर अकेडमी। यस, डबल कोट्स के अंदर आपने रखा है हेलो भूमिका कंप्यूटर अकेडमी और सेमीकोलन एंड में कि ये इंडिकेट करता है कि ये लाइन का अंत यहाँ पे हो रहा है। ये जो सेमीकोलन है ये आप इसलिए लगाते हैं कि ये इंडिकेट करता है कि ये प्रोग्राम की जो ये लाइन है वो कहाँ ख़त्म हो रही है। फिर हम करते हैं कर्ली ब्रेसेस एंड। मैंने आपको समझाया था कि आपको सबसे पहले प्रोसेसर लिखने होते हैं, आपको हेडर फाइल लगानी होती है, उसके बाद मैन फंक्शन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। फिर आपने ये लिखा कि आपका प्रोग्राम का ये पहला स्टेटमेंट है और यहाँ मैंने बताया है कि यहाँ पे आपका प्रोग्राम का एंडिंग है। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि आपको क्या लगाना है, गेट दी करेक्टर ऑन टू दी आउटपुट स्क्रीन, CLRSER। ये क्यों लगाया हमने, ये हमने लगाया है कि आउटपुट स्क्रीन पर हमारा आउटपुट आए, करेक्टर आए। और CLRSER क्यों लगाया है, क्योंकि पहले का कोई आउटपुट ना देखे, क्लियर होकर विंडो देखे। अब देखो आप बाई डिफॉल्ट देख रहे हो .cpp लगा हुआ है, लेकिन मुझे फाइल कैसे सेव करनी है, F2 या तो प्रेस कर सकता हूँ या फिर फाइल पे जाके सेव पर क्लिक करूँगा। जो यहाँ प्रोग्राम रहेगा मेरा, मुझे यहाँ तक ये काटना होगा। यस, प्रोग्राम का नाम लिखता हूँ मैं HBH या फिर हेलो बी .c। मैंने hellob.c नाम से आपका फाइल लिया है, मैं यहाँ पे कर दूंगा ओके। अब मैं इस फाइल को कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के दो तरीके होते हैं, Alt+ F9 या फिर कंपाइल पे जाके कंपाइल पर क्लिक करना होता है। आप यहाँ देखेंगे वार्निंग 0 एरर 0 और नीचे आपका मैसेज आ रहा है सक्सेस। अगर ये सक्सेस नहीं होता, अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा होता और एरर वार्निंग यहाँ पे शो नहीं होती। यहाँ 0 दिख रहा है क्योंकि मेरे प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। कंपाइलर एडिटर आपका hellob.c है। यस, मेन फाइल आपकी hellob.c है।
तो आप इस प्रोग्राम को अगर रन करना चाहते हैं तो मैंने अभी कंपाइल करने के लिए क्या बताया, Alt + F9। रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Ctrl + F9, या फिर रन पर जाकर रन पर भी क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करने से ही जो आपका printf के अंदर लिखा है वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर दिख जाएगा। इतने कोड से केवल इतना ही होगा। देखिए हेलो भूमिका कंप्यूटर आपका ये आ रहा है, यस। इसी प्रकार से मैं अगर दो नंबरों को जोड़ने के लिए प्रोग्राम लिखना चाहता हूं तो आपको क्या चेंज करने होंगे, इसी प्रोग्राम के अंदर हम समझते हैं। आपको क्या करना है, यहां पे आपको वेरिएबल लेने होंगे। इंट a, मान लीजिए मैंने ले लिया 10 या n1 करके ले लेते हैं। n1 मेरा क्या है, n1 में मैंने ले लिया है 10, यस। फिर मैंने लिया n2 में मैंने क्या ले लिया है 20। उसके बाद मैं क्या ले रहा हूँ, सम वेरिएबल, इसमें जोड़ के लेके आऊँगा और मैंने रख दिया सेमीकोलन। एंटी क्यों रखा, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ना चाहता हूँ। n1 में 10 क्यों रखा, क्योंकि 10 को लेना चाहता हूँ। n2 में 20 क्यों रखा, कि 20 को साथ लेना चाहता हूँ। n1 पहली वैल्यू मेरी 10 है, दूसरी वैल्यू मेरी 20 है, और मैंने सम वेरिएबल का यूज़ करा है। मैं मारता हूँ एंटर। यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म करानी है, तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज दे देता हूँ मैं यहाँ पर, printf सम ऑफ टू वैल्यूज। ये मैसेज क्यों दे दिया है, केवल शो ऑफ के लिए, इसका कोई यूज़ नहीं है। वैसे अगर आप इस लाइन को नहीं भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक जो वेरिएबल लिया है सम, जिसमें मैं किसको जोड़ना चाहता हूँ, n1 + n2 और सेमीकोलन, और यहाँ मैं लिखूँगा printf डबल कोट्स आपका %d, यस, और कॉमा करके आपका क्या है, सम। ये आपका इसमें आउटपुट आ जाएगा। तो सेव करने के लिए F2, कंपाइल करने के लिए Alt F9, रन करने के लिए Ctrl F9, यस। हेलो भूमिका कंप्यूटर एकेडमी आपका कह रहा है सम ऑफ टू वैल्यूज इक्वल टू 30, और ये ठीक से नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ठीक से चाहता हूँ कि कैसे आएगा। तो उसके लिए मुझे अलग अलग लाइन में दिखे, आप अभी देख रहे हो एक ही लाइन में सब कुछ आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ सम ऑफ टू वैल्यूज मेरा दूसरी लाइन से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे लगा दूंगा सम से पहले /n, यस। और अगर मैं उसका आउटपुट अगर इसमें इक्वल टू का साइन लगा के लेना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। कैसे करेंगे आप, इक्वल टू का साइन लगा दीजिए आप, है ना। तो और यहाँ पे लिख दीजिए द वैल्यू ऑफ सम, द वैल्यू ऑफ सम। अपना मैसेज दे सकते हैं, कोई भी बराबर का चिन्ह आएगा, है ना, और आपका आंसर इस प्रकार से आएगा। और ये भी अगर आप अगली लाइन से चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करना होगा, /n, और F2 से सेव कर दीजिए आप, Alt F9, Ctrl F9। आप देखेंगे तीनों लाइन अलग अलग हो चुकी हैं। हेलो भूमिका कंप्यूटर सम ऑफ टू वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ सम, यस। मैंने आपको केवल ये 2 प्रोग्राम करके दिखाए हैं, बाकी के प्रोग्राम में आपको खुद से एग्जीक्यूट करने हैं। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको मुझे शेयर करना है, मैं आपको केवल एक्सप्लेन करूंगा प्रोग्राम्स के बारे में। दिस इज व्हाट फेबेनिकी सीरीज। फेबेनिकी सीरीज क्या होती है, जैसे मान लीजिए 0 और 1 को आपने ऐड किया, स्टार्टिंग में ये फिक्स है कि 0 1 रहेगा, यस, 0 1 रहेगा। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1, यस। अब हम प्रीवियस 2 वैल्यू को जोड़ेंगे, 1 और 1 कितना होता है, 2। अब हम प्रीवियस 2 वैल्यू को जोड़ेंगे, 1 और 2 कितना होता है, 3, यस। अब हम 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना होता है, 5, यस। 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना होता है, 8। 8 और 5 को जोड़ेंगे कितना होता है, 13। 13 और 8 को जोड़ेंगे हमारा कितना होता है, 21। लाइकवाइज फेबेनिकी सीरीज क्या होती है, 0 और 1 आपकी 2 वैल्यू फिक्स रहती हैं, उसके बाद अपकमिंग 2 वैल्यूज को हम आपसे जोड़ते जाते हैं, तो वो हमारी एक सीरीज बनती जाती है, जिसको हम बोलते हैं फेबेनिकी सीरीज। द फर्स्ट 2 नंबर ऑफ फेबेनिकी सीरीज आर 0 and 1। दैट मीन्स ये 0 और 1 आपके फिक्स है कि 0 1 आपकी स्टार्टिंग में रहेंगे। फेबेनिकी सीरीज इन सी क्या होता है, इन केस ऑफ फेबेनिकी सीरीज नेक्स्ट नंबर इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 नंबर्स। जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, जो 0 1 के बाद जो अगली वैल्यू आ रही है, द सम ऑफ प्रीवियस 2 नंबर, जो पिछले 2 नंबर है उनका जोड़ है, पिछले 2 नंबर का जोड़ है। अगला वाला कैसे, इन 2 को जोड़ के 2 आ रहा है, यस। इन 2 को जोड़ के मेरा क्या आ रहा है, 5। तो इसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, 0 और 1 फिक्स है, इसलिए मैंने n1 में ले लिया 0, n2 में ले लिया 1। n3 वो नंबर है जिसमें हर बार एक नंबर बदलता रहेगा। कैसे बदलेगा, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स आप एंटर करना चाहते हैं, तो मैं वहां अपनी चॉइस दे दूंगा, है ना।
तो जो आपने चॉइस दी है, मान ली 3 नंबर एंटर करना चाहते हैं तो 3 यहाँ पे आ जाएगा स्कैन हो के। स्कैन एफ क्यों प्रयोग कर रहे हैं? स्कैन यूजर से इनपुट लेने के लिए। ये है आपका प्रिंट /n %d n1 n2 है ना, ये आपके प्रोग्राम है। n3 में आपका n1 और n2 जा रहा है, ये 2 से स्टार्ट कर रहा है। प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? 2 से। क्यों? 0 और 1 तो फिक्स है ना, आपको 2 से स्टार्ट करना है। 2 से लेके कहाँ तक? उस नंबर तक, उस नंबर से 1 अंक कम तक। क्योंकि अगर स्लैश लगा है, लेस देन लगा है, अगर इक्वल टू लगा होता तो मतलब नंबर तक जाता, लेकिन लेस देन लगा है, दैट मीन्स नंबर से 1 अंक पहले। प्लस प्लस आई मतलब पहले से उसको प्लस कर दे। n3 जो नया होगा वो प्री n1 और n2 का सम होगा, है ना, और वो n3 को प्रिंट करेगा। n1 वाले में क्या चला जाएगा? n2 की वैल्यू, और n2 में क्या चला जाएगा? आपकी n3 की वैल्यू। इस प्रकार से अगली बार n2 हमारा क्या बन जाएगा? n1, और n2 क्या बन जाएगा? n3। तो n1 n2 मतलब जो n2 की वैल्यू है वो n1 बन जाएगी, और जो n3 की वैल्यू है वो n2 बन जाएगी। और फिर n3 कैसे बनेगी? जो n2 और n3 है उन सबको जोड़ेंगे तो हमारा फिर से हमारा एक नया डिजिट बन के आ जाएगा। इस प्रकार से ये सीरीज प्रिंट होगी, आपकी वैल्यूज अकॉर्डिंगली प्रिंट हो जाएंगी। तो जो भी आप चॉइस एंटर करेंगे, मान लीजिए इसने 15 एंटर करा है, कितना? 15, तो 15 तक जा रहा है ना। किस तरीके से जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यस, तो वो सीरीज आपकी बनके तैयार हो जाएगी। अगर इस प्रोग्राम को आप करना चाहते हैं तो मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके और दिखा देता हूं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप आ जाइए यहाँ, आप एक नोटपैड, आपने बहुत चलाया नोटपैड, आप नोटपैड ओपन कर लीजिए। यस, ये आपने प्रोग्राम यहाँ पेस्ट कर लिया। आपको इसमें कुछ एडिटिंग करनी है वो कर लीजिए। थोड़ा मैं फॉर्मेटिंग बढ़ा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियरली दिखे। ये नोटपैड है आपका। आई थिंक मुझे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इसे समझने में। यस, हैज़ इंक्लूड, एक और मुझे यहाँ हेडर फाइल लगानी है, हैज़ इंक्लूड tonio.h। यस, अब यहाँ आपने जो एंटर लिया है, मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ अपनी चॉइस से? वाइट, क्योंकि मुझे प्रोग्राम अपने तरीके से रन करना है। यस, ये मेरा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न ये हटा दूंगा मैं, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह क्या लगा दूंगा? गेट ch। यस, CLR SCR, ये आपको हर प्रोग्राम में करना है जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। यस, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही चेंज किया है मैंने, नथिंग एल्स। आप प्रोग्राम को सेव कर दीजिए, सेव एज। कहाँ सेव करना है आपको ये फाइल? आपको C ड्राइव में जाना है ना। टर्बो C4 फोल्डर है आपका, आपके सिस्टम पे भी होगा। TC में जाना है, बिन में जाना है, और यहाँ आपको फाइल का नाम रखना है। आपने क्या किया? ये फैबनी की सीरीज को देखा है, आप फैब करके सेव कर लीजिए, fab.c, और यहाँ जो फाइल एक्सटेंशन है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑल फाइल। ये मैंने एक प्रोग्राम करके दिखा रहा हूँ, आपको सारे प्रोग्राम इसी प्रकार से करना है। मैं ये लास्ट प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, आपको सेव पर क्लिक करना है, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है? सिंपली आपको अपना टर्बो C4 जो अभी आपका सॉफ्टवेयर है आप उसे यूज़ करेंगे। फाइल पर जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, और आपको किस में जाना है? C वाले भाग में। मैंने क्या किया था यहाँ पे, दोबारा से देख लीजिए, आप लोगों को दिक्कत ना हो। ओपन, और यहाँ पे CPP आ रहा था, पहले क्या आ रहा था? CPP। मैंने PP को हटा दिया, केवल ये स्टार क्यों लगा है? क्योंकि स्टार इसलिए लगा है, अगर मान लीजिए आप बाई मिस्टेक गलत भी कर दो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। शिफ्ट के साथ क्या लगाना है? स्टार, फिर क्या लगाना है? डॉट, फिर क्या लगाना है? C। इसका मतलब क्या है? स्टार मतलब सभी फाइल आ जाए, डॉट मतलब जिनके साथ .c लगा है, जिनके साथ .c लगा है वो सारी फाइल आ जाए, इसलिए हमने लगाया star.c। आप एंटर जब करेंगे तो आपको सारी फाइलें यहाँ पे दिख जाएगी। मैंने अभी fab.c करके लिखा है। यस, ये मेरी फाइल दिख रही है आपको, क्योंकि मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ। सेलेक्ट करूँगा फाइल को और ओपन पर क्लिक करूँगा। आप देखेंगे प्रोग्राम आपके सामने है, जो भी मैंने चेंजेस किए थे वो भी दिख रहे हैं। आप इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लीजिए। कंपाइल के लिए यस, कोई एरर है? नहीं। वार्निंग है? नहीं। आप अब रन कीजिए। रन करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ F9। आप एलिमेंट डाल दीजिए, मान लीजिए मैंने 15 डाला, ये मेरा आउटपुट आ रहा है। जो आपकी स्क्रीन पर, जो आपके PDF में आउटपुट दिख रहा है, एग्जैक्ट वही आउटपुट है। आपको 0 1 को काउंट कराना है। यस, उसके अकॉर्डिंगली आप डिजिट देंगे और आपका सीरीज आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, उसी प्रकार से आपको सभी प्रोग्राम के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल समझा देता हूँ।
प्राइम नंबर देखिए वो वही आउटपुट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। यस, प्राइम नंबर क्या होता है, देखो फैबरी की सीरीज को आप समझ गए होंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, अन्य किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। क्या लिखा है, नॉट, नोट लिखा हुआ है, 0 and 1 are not considered as a prime number. 2 is the only one even prime number because all the number can be divided by 2. That means number check whether it is divisible by 2 or not. अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है या उस संख्या तक किसी से भी डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स आपका ये मान लीजिए 56 नंबर आपने एंटर किया, नंबर इज नॉट अ प्राइम। अगर मैंने 23 एंटर किया, नंबर इज प्राइम। दैट मीन्स वो किसी भी संख्या से, प्राइम नंबर क्या होगा, किसी भी संख्या से, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लिया 12, तो आप 1 को तो इग्नोर कर दीजिए और 12 को इग्नोर कर दीजिए, उसके बीच में जो संख्याएं हैं 2 से लेके 11 तक, किसी भी संख्या से 12 डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर वो 12 डिवाइड हो गया तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखना। प्राइम नंबर कब होगा, जैसे मान लीजिए 56 नंबर लिया हुआ है, यस, तो 1 को इग्नोर करो क्योंकि 1 से स्टार्ट करते हैं नंबर, 56 को इग्नोर करो, ओके। अब बचा क्या, 2 से लेके 55, 2 से लेके 55 तक कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जो 56 को डिवाइड कर दे, यस। अगर ऐसा हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है। और आप जानते हैं बाकी सब तो छोड़ ही दीजिए, 56 तो आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो आपने वहीं पता कर लिया कि जी हमारा नंबर प्राइम नहीं है। एंटर द नंबर टू चेक प्राइम, अगर हमने दूसरी वैल्यू एक और डाल के देगी 23, 23 एक वो संख्या है जो आप 1 को इग्नोर कर दो और 23 को इग्नोर कर दो, बीच में क्या बचा, 1 से लेके 22 तक। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 23 को हम डिवाइड कर सके कंप्लीटली, जहां शेषफल 0 हो। पॉइंट की बात नहीं हो रही है, यह बात हो रही है इंटीजर टू इंटीजर। जब भी हम भाग दें तो वहां शेषफल 0 अगर आ जाए, किसी भी संख्या से भाग देने पर शेषफल ना बचे, अगर शेषफल नहीं बचता है तो वो हमारा प्राइम नंबर है, सॉरी नहीं है। अगर आपका शेषफल बचता है तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगर शेषफल नहीं बचता है, शेषफल नहीं बचता है तो अगर मान लीजिए मैंने 56 नंबर लिया, यस, अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 3 से कर रहा हूं, अगर डिवाइड हो जाता है, हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। शेषफल कुछ ना कुछ आना चाहिए हर बार, कहीं पे भी ऐसा कोई कंडीशन ना बने कि पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, कोई शेषफल ना बचा, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने प्राइम नंबर को चेक करेंगे। तो 56 में अब आप देख रहे हैं कि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इसमें आइडिया लगा सकते हैं। 23 की अगर मैं बात करूं तो चाहे आप 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 22 तक, 2 से लेके 22 तक किसी से भी डिवाइड करो, वो भाग पूरा नहीं आएगा, कोई ना कोई शेषफल आता रहेगा। तो जब तक शेषफल आता रहेगा वो प्राइम नंबर अपना मतलब कंफर्म होता जाएगा। तो आप जब भी डिवाइड करेंगे, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूं यहाँ से i = 2 से लेके i <= m। m क्या है, n डिवाइड बाई 2। ये n डिवाइड बाई 2 क्यों लिखा है भाई, आधे तक ही चेक कर लो ना। अब जैसे मान लीजिए मैं जानता हूं कि 23 वैल्यू मेरी लास्ट है, 23 को चेक करना चाहता हूं, तो उसके आधे तक ही चेक कर लो, तभी कंफर्म हो जाएगा। आपको सारी वैल्यू चेक करनी नहीं पड़ेगी, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। केवल इसलिए ये लॉजिक है कि आपने कोई फंक्शन लिया, आपने कोई नंबर लिया, i एक वेरिएबल लिया है, m में 0, फ्लैग में 0, एंटर द नंबर टू चेक प्राइम। कोई भी नंबर एंटर करो प्राइम नंबर चेक करने के लिए, उसे स्कैन करने के लिए आपने n में स्टोर कराया है। m = n डिवाइड बाई 2, मतलब जो m में होगा n डिवाइड बाई 2, n डिवाइड बाई 2 की वैल्यू आपकी m में स्टोर हो जाएगी। फिर आप फॉर लूप लगा रहे हैं, आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है और m तक जा रहा है, यस। n mod i क्यों लिखा है आपने, n में क्या आ रहा है आपका, n mod i, दैट मीन्स जो नंबर आपने लिया था उसका mod i करता जाएगा और यहाँ पे वो चेक करता जाएगा। जो भी आपका यहाँ वैल्यूज आ रहा है, जो भी आपने नंबर लिया है, जो भी आपने यहाँ पे नंबर लिया है, मान लीजिए मैंने 23 नंबर लिया है, तो वो 23 मेरा यहाँ तो है, यस, लेकिन i क्या है, i मेरा 2 है, फिर 3 होगा, 4 होगा, कब तक, जब तक n डिवाइड बाई 2 मतलब m ना हो, यहाँ तक चेक करता रहेगा। फ्लैग अभी बाई डिफॉल्ट तुमने ऊपर क्या लिया है, 0, फ्लैग 1 कब हो जाएगा, अगर ये कंडीशन कहीं भी ट्रू हो गई तो नंबर इज नॉट प्राइम दे देगा, फ्लैग कर देगा 1 और वहीं कर देगा ब्रेक, यस। अगर ऐसा नहीं है
अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाली कंडीशन से बाहर निकल जाएगा ना, ये वाली कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। जब बराबर 0 नहीं आएगा तो इस वाले कर्ली ब्रेसेस में अंदर और उसके क्लोज तक वहां तक जाएगा ही नहीं, एंट्री नहीं मिलेगी इसको। एंड मॉड आई, नंबर क्या है तुम्हारा, मान लीजिए 23 और 2 से डिवाइड कर रहे हो, शेषफल तो तुम्हारा 0 नहीं है ना, तो ये वाला भाग एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ मतलब यदि ऐसा है तो ऐसा करे। भाई साहब ऐसा है ही नहीं है तो एग्जीक्यूट कहां से करेगा। उसके बाद ये यहां ना एग्जीक्यूट करके वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, फ्लैग 0 है, यस, तो नंबर इज प्राइम। लाइकवाइज पैलेंड्रोम, पैलेंड्रोम होता है उल्टा सीधा एक समान। जैसे इधर से पढ़ो 1 to 1, इधर से पढ़ो 1 to 1, इधर से पढ़ो 3 4 5 4 3, इधर से पढ़ोगे तब भी वही नंबर रहेगा। तो ये उसके लिए लॉजिक है। यस, पहले कोई वेरिएबल लेंगे, उसे हम टेम्प नाम के कोई भी एक वेरिएबल लिया उसमें स्टोर करा देंगे, क्योंकि उसके साथ हम जो भी एक्चुअल वैल्यू उसके साथ हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, जिससे उसका एक एक करके शेषफल निकलता रहेगा, यहाँ पे उसका रिमाइंडर आता रहेगा। फिर एंड मॉड 10 के कर रहे हैं, जो बाकी की आपकी चीज़ बची है वो आपका आ जाएगा। पैलेंड्रोम मतलब उल्टा सीधा एक समान। फैक्टोरियल क्या होता है, मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ तो 1 से लेके 5 तक आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 5 का फैक्टोरियल लिखा है तो कैसे लिखा है, 1 2 3 4 5, आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है 120। अगर मैं 3 का फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ तो 1 2 3, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ रहा है 6। तो फैक्टोरियल क्या होता है, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं वहां से लेके 1 तक आपस में जितनी भी बीच में वैल्यू आ रही है, नंबरिंग वाइज सीक्वेंस वाइज आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो उनका जो कैलकुलेशन होकर समाता है वो आपका जो कैलकुलेशन होके आ रहा है वो आपका क्या है, फैक्टोरियल। नेक्स्ट है आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब कि मान लीजिए 153 नंबर लिया, ओके, आप 1 को 3 बार गुणा करो, 1 1 1 1 1, ओके, उसमें क्या जोड़ना है, दूसरी डिजिट का 5 फिर से 3 बार गुणा करो, 5 5 5 5, तो 5 5 25 25 5 125, 125 और 1 126, और ये क्या है, फिर लास्ट डिजिट क्या है 3, 3 का भी 3 बार मल्टीप्लाई करो 27। इस प्रकार से आपका वो लॉट के जो नंबर आएगा वो 153 ही आ जाएगा। कैसे किया, 1 1 1 का गुणा करेंगे तो 1, 5 5 5 करेंगे तो 125, यहाँ करेंगे तो 27, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन रहा है 153। दैट मीन्स जो आपका पैलेंड्रोम था वो तो आपका उल्टा सीधा एक समान था। फैक्टोरियल क्या था, जिस डिजिट का आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं उससे लेके 1 तक के बीच में जो भी वैल्यू आ रही है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ओके। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या कह रहा है, जो भी डिजिट है हर डिजिट का 3 बार गुणा करो उसका खुद से। जैसे 1 का खुद से 3 बार गुणा करा, 5 का खुद से 3 बार गुणा करा, 3 का खुद से 3 बार गुणा करा। ये 3 का ही क्यों करा, 153 का, क्योंकि हमारा नंबर क्या है 153। यस, इसको चेक कर रहे हैं तो इनका आपस में गुणा करो, जोड़ के देखो, वही नंबर अगर आ जाता है जो एंटर किया था तो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज नहीं है। सम ऑफ डिजिट इन अ प्रोग्राम, सम ऑफ डिजिट इन अ प्रोग्राम का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने कोई लिया वैल्यू 654, तो सम ऑफ डिजिट मतलब जो डिजिट है उनको जोड़ो, 6 और 5 11, 11 और 4 15, तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है 15। तो इसके लिए ये प्रोग्राम है। मैं प्रोग्राम को एक एक करके आपको, आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लें, मैं आपको प्रोग्राम बोर्ड पर समझाऊंगा जहां से आपको अच्छे से क्लियर होगा। सी प्रोग्राम टू रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने 1 2 3 एंटर करा तो उल्टा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 1, तो आपका रिवर्स नंबर करके दे रहा है। यस, ये होता है। अगर एक प्रोग्राम है सी प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो विदाउट सेमीकोलन, बिना सेमीकोलन रखे आपको अगर प्रोग्राम रन करना है हेलो का तो आप कैसे करेंगे, इंट मेन रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न 0 कर रहे हैं, इफ प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे आपने रखा, ये नहीं रखा, लेकिन आपने डबल ब्रैकेट के अंदर इफ कंडीशन लगा के इसको रखा हुआ है, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड। यस, हेलो आउटपुट आ गया। असेंबली प्रोग्राम इन सी। असेंबली प्रोग्राम आपका सी लैंग्वेज में इस प्रकार से होता था। सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, है ना, डेसिमल टू बाइनरी, अगर कोई नंबर कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका दे रखा है। डेसिमल अगर आपका 1 है तो बाइनरी में क्या होता है 1, ये 2 है तो 10 होता है, 3 है तो 1 1 होता है, 4 है तो ये 1 0 0 होता है। किस प्रकार से होता है, डेसिमल में नंबर कन्वर्ट करना है, अगर मान लीजिए 5 लिया तो 5 का 1 0 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि आप इसके फैक्टर करते हैं। अकॉर्डिंगली मैं आपको इसको समझाऊंगा। ओके, आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारा जो ये नंबर दे रखा है ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप यहाँ पे भी हमें आसानी से व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ से मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।